हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे मैराथन क्लास हिंदी पैडागोजी के लिए। ओके, यानी हिंदी पैडागोजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर के हिंदी में 15 नंबर का हिंदी पैडागोजी आता है सीटेट के लिए। उसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैराथन क्लास, यानी टॉप 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो हमेशा से आए हुए क्वेश्चन हैं और आते रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो 15 नंबर आपके लगभग तय हो जाते हैं, क्योंकि पैटर्न यही रहता है, तरीका यही रहता है, यही सब वापस से घूम फिर के वापस से आते रहते हैं। ओके, तो हिंदी पैडागोजी के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ बिना समय गंवाए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, और साथ ही साथ करंट के क्लास के लिए। ओके, तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा। थोड़ा समय जरूर लगता है कुछ क्वेश्चंस अरेंज करने में, इसलिए थोड़ा सा लेट आता है वीडियो, लेकिन आता जरूर है। ओके, तो हिंदी पैडागोजी के लिए मैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ, और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा आप खुद से, और देखने का प्रयास करिएगा कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ओके, कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। इसमें समाज, संस्कृति, विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जा सकता है। तो कह रहा है कौन सा उचित नहीं है, तो याद रखिएगा, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा के लिए कोई नियम नहीं होता। भाषा हम सिर्फ बोल के, भाषित करके, अभ्यास से हम भाषा सीख सकते हैं। इसका कोई खास नियम नहीं होता। देखिए, ग्रामर सीखे जा सकते हैं, ग्रामर का नियम होता है, लेकिन लैंग्वेज का कोई नियम नहीं होता। जब हम भाषा बोलते हैं, जितना हम बोलते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही भाषा पे पकड़ बनती चली जाती है। ओके, नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है क्या है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ठीक, तो कौन सा आंसर सही है। अपनी भाषा को सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। यही तो भाषा है कि हम अपने बात दूसरों को समझा दें। ओके, नेक्स्ट, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन पर आपकी राय क्या है। यह बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई भाषा दूसरी लिपि में लिखी जा सके। यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा और लिपि के एक सीधा संबंध होता है। ओके, तो क्या कर सकते हैं कि क्या होता है, अगर आप किसी भाषा को दूसरे लिपि में लिखते हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे देखें तो आप इंग्लिश को हिंदी वाली लिपि में लिखते हैं, देवनागरी वाली भाषा में भी लिख लेते हैं, और इंग्लिश को रोमन, हिंदी को रोमन लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो अमूमन ये चीज़ें लिख देते हैं आप, तो कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक तो संभव है ना। तो क्या हो सकता है, ये बहुत हद तक संभव है। ओके, नेक्स्ट, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता, यानी इस चीज़ के बाहर विकास नहीं हो सकता। यानी परिवार के बाहर, साहित्य के बाहर, समाज के बाहर, या विद्यालय के बाहर। कहाँ के बाहर भाषा का अस्तित्व नहीं है, तो याद रखिएगा, समाज के बाहर भाषा का अस्तित्व नहीं है। आप बोल रहे हो और अगर समाज उस चीज़ को सही समझ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब भाषा अभिव्यक्ति, जो भाषा के मूल उद्देश्य हैं, वो हो ही नहीं रहा। अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र में तमिल, तेलुगु बोलना शुरू करें तो शायद समझ में नहीं आए, तो समाज जब एडजस्ट नहीं करेगा तो उसको भाषा मानेगा भी नहीं। भाषा है, लेकिन उस कहाँ के लिए, उसके अपने समाज के लिए। ओके, तो समाज से बाहर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है। प्रतिवेदन लेखन, संप्रेषण करना, भाषण देना, या लेखन क्षमता। तो भाषा का प्रमुख कार्य जो है वो क्या है, संप्रेषण करना, यानी अपनी बातों को कम्युनिकेट करना, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। ये गलत है। याद रखिए, हमने शुरुआत वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि भाषा के लिए नियम सही नहीं होता।
ओके, ये क्वेश्चन सीटेट के हैं, आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। भाषा सीखने के लिए नियम सीखना जरूरी नहीं है। भाषा हम संप्रेषण से सीख जाते हैं, बोलने से सीख जाते हैं, स्वाभाविक सीख जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश या भाषा आकलन। भाषा सीखने या भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर है भाषा परिवेश, कि आप किस परिवेश में सीख रहे हैं, किस परिवेश में अर्जित कर रहे हैं। जैसे हिंदी हम अर्जित कर लेते हैं, वही चीज़ सीखना हो तो हमें अंग्रेजी सीखना पड़ता है, मानक भाषा में सीखनी पड़ती है। ओके, तो भाषा परिवेश पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सीखते हैं और कौन सा अर्जित करते हैं। जैसे हम यहाँ हिंदी सीखते हैं, लेकिन वही चीज़ हम साउथ इंडिया में चले जाएँ तो साउथ इंडिया लोग, ठीक है, हिंदी हमारे स्वाभाविक है, हम अर्जित कर लेते हैं, वहाँ हिंदी सीखते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें अंतर होती हैं। नेक्स्ट, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समाज, है ना, अर्जित करते हैं हम अपने समाज से। नेक्स्ट, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, जब तब कभी भी बातचीत करते रहती है। क्यों करती है? सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही होती है, समय नष्ट कर रही होती है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही होती है, बच्चों को वाचाल बनाती है। तो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही होती है। याद रखिएगा, जब तब बातचीत करती रहती है, इसके पीछे बच्चों को क्या कर रही है? परिवेश दे रही है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। कौन सा सही होगा? तो होगा बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। यानी जितना समृद्ध भाषा होगा, जितना ज़्यादा उसके साथ बोला जाएगा, बात किया जाएगा, उतना ही वो समृद्ध होगा, उतना ही उस पर भाषा पे पकड़ होगा और वो भाषा अर्जित कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? सस्वर पाठन, मौन पाठन, द्रुत पाठन या धीमा पाठन। याद रखिएगा, अर्थ की गहनता यानी मीनिंग समझना है, एकदम गहराई में जाके मीनिंग समझना है। तो क्या सस्वर पाठन में गहराई आती है? तो सस्वर पाठन में नहीं हो सकता। ये अर्थ की गहनता हम तब करते हैं जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझ समझ के पढ़ते हैं, यानी वो तब आएगा जब हम मौन पाठन करेंगे। तो अर्थ की गहनता किससे आती है? मौन पाठन से। नेक्स्ट है, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाए, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हो, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेशन हो। तो कौन सा राइट आंसर है? जब सहज और प्रभावी रूप से सीखा जा सकता है भाषा को, तो वो होगा भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, कि भाषा का प्रयोग वो दक्ष रूप से करना सीख ले, ज़्यादा से ज़्यादा करना सीख ले, ज़्यादा बोले तो भाषा ऑटोमेटिक सहज रूप से वो भाषा सीख लेगा। नेक्स्ट, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक। ओके, याद रखिएगा, भाषा, ये वाले जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश पैडागोजी और हिंदी पैडागोजी या संस्कृत पैडागोजी सब में आते हैं। ओके, तो ये सिर्फ ना पढ़ें कि सिर्फ हिंदी पैडागोजी के लिए ही है। ये भाषा या लैंग्वेज के जितने हैं, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत, सभी में आ सकते हैं। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण है, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर या भाषा के पाठ्यपुस्तक। तो याद रखिए, भाषिक जो समृद्ध भाषिक वातावरण है उससे इंसान या बच्चे ज़्यादा भाषा सीखते हैं। परिवेश जितना अच्छा देंगे, भाषा उतना ही ज़्यादा अच्छा सीखेगा। इसीलिए संयुक्त परिवार में भाषा ज़्यादा जल्दी और अच्छे पकड़ के साथ सीखता है, न कि न्यूक्लियर फैमिली में। ओके, अन्य भाषा विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षकों के उद्देश्य को ध्यान में रखती है। तीसरा, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। और चौथा है, अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। कौन सा सही होगा? कि जो अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, यानी मैथ की भी कक्षाएं भाषा सिखाती हैं, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, तो सभी कक्षाएं भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। तो इससे क्या होता है? ठीक,
तो यह है अन्य विषयों को पढ़ाने में वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, यानी हर भाषा के अपने अपने, हर एक सब्जेक्ट के विषय के अपनी अपनी भाषा होती है, वो भी आपको एक अलग तरीके से भाषा सिखाती है। ओके, नेक्स्ट, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, रोजगार प्राप्त करने के लिए यही भाषा सीखी जाती है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। और चौथा है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ओके, तो यह देखिए पूछा है क्या नहीं होता है, तो रोजगार प्राप्त करने के लिए यही भाषा सीखी जाती है, ये गलत है। भाषा हम रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं सीखते। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं और बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण शिक्षण पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित कब है? जब बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ओके, कब? जब उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, यानी पहले पूछते हैं कि भाई क्या है आगरा, ताजमहल, ये सब क्या है, ठीक, उसके बाद बताएंगे कि बेटा ये सब जो है वो संज्ञा है, तब वो बच्चे को समझ में आएगा। तो यानी उदाहरण देंगे फिर हम नियम पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, या सभी। तो याद रखिएगा सभी के सभी सिद्धांत हैं। नेक्स्ट, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, या किसी वक्ता के साथ रहते हो। तो भाषा का प्रयोग की दक्षता तब हो सकती है जब उसे सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दी जाए। नेक्स्ट है, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो, उसके विचारों में स्पष्टता न हो, या चौथा है उसे मात्राओं का ज्ञान न हो। तो कौन सा राइट आंसर है? तो यह है उसके विचारों में स्पष्टता न हो। जब विचार में उसके पूरे पूरे आते नहीं, यानी पढ़ती का पूरा विचार नहीं आता, तो वो आधा छोड़ देती है लिखने के बाद, अभिनव को आधा लिखने के बाद छोड़ देती है, तो उसके विचारों में कहीं ना कहीं स्पष्टता नहीं है। नेक्स्ट, अपनी कक्षाओं में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं को बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। तो अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करना है। समावेशी माहौल का मतलब होता है सभी बच्चों को एक साथ सिखाना, पढ़ाना। ओके, तो इसके निर्माण के लिए आप किस पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करने से सभी बच्चों को एक साथ हम सिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सतीश सातवीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धतियाँ उचित नहीं है, और चौथा है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है, यही वजह है कि वो सोच नहीं पाता और रटा रटा ये चीज़ लिखता है। ओके, नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में कहानियों को शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। तीसरा है बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करना। चौथा है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों के समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ओके, तो जब बच्चा खुद से समझेगा, खुद से पढ़ेगा, खुद से लिखेगा, तो उच्च जो प्राथमिक स्तर पे हैं यानी जूनियर स्तर पे भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, पाठ्य पुस्तक।
तो भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधा है भाषा का आकलन करना। हमें आकलन नहीं करना, बार बार पे उसे टोकना नहीं। हम बच्चे को एक बार टोक देंगे फिर बच्चा खड़ा ही नहीं होगा, बोलेगा ही नहीं, जिससे भाषा के जो सीखने के तरीके हैं या अर्जित कर सकता है वो रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको बोलने देना है। बाद में जब वो सीख जाएगा तब उसमें हम बताना शुरू करेंगे, उसके अच्छे अच्छे शब्द बताएंगे, तो धीरे धीरे वो एडजस्ट कर लेगा। भाषा शिक्षण में होना आवश्यक नहीं है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान होना। ओके, तो रसायन के ज्ञान होने से भाषा शिक्षण में कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें केमिस्ट्री बता के भाषा शिक्षण में प्रभाव नहीं दर्शाया जा सकता। ओके, नेक्स्ट, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। काठिन्य निवारण यानी मीनिंग बताना, चित्र दिखाकर, वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, या सभी के द्वारा। तो सभी के द्वारा हम काठिन्य निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जिसे छात्र सरलता से समझ सके। जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसे भावनाएं निहित हो, तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। किस कारण से, तो वो अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित नहीं करना, यानी प्राथमिक स्तर का बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके सोच नहीं सकता, तो इसका उपयोग नहीं करते। बाकी छात्र सरलता से समझ सके ऐसा कविता लिखते हैं, सृजनशीलता को बढ़ा सके ये भी करते हैं, नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी कहानियां भी हम उसे समझाते हैं ताकि संवेग बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट, भाषा सीखने का सही क्रम क्या होता है। बोलना, श्रवण करना, पढ़ना लिखना, या श्रवण करना, बोलना, पढ़ना लिखना, या बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, या श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। ठीक, तो आपने पढ़ा है क्रम होता है LSRW। ठीक, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, श्रवण करना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, 8वीं कक्षा के बच्चों की भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्य समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। ठीक, तो क्या कौन सा सबसे कम है, तो साहित्य समारोह का आयोजित करना। साहित्य समारोह के आयोजित करने से कुछ नहीं होता। 8वीं कक्षा के बच्चा है, उसको सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसको नाटक में रूपांतरित करके उस एक्टिंग के साथ उसको बोलना सिखाए। लिखित परीक्षा का आयोजन कर दे, उसमें भी कुछ ना कुछ भाषा वो सीखेगा। ओके, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना हो, वो भी अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज के हिसाब से बोलेगा। ओके, तो समारोह आयोजित करना कहीं से सही नहीं है भाषा सीखने में। नेक्स्ट, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। बात करने के लिए उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। ओके, तो बड़े समूह में वो डर रही है, तो क्या करना है, उसके छोटे छोटे समूह में बात करने का अवसर देंगे। जैसे छोटे छोटे समूह में बोलना सीख लेगा, धीरे धीरे वो बड़े बड़े समूह में भी बोलना सीख जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, या त्रुटियों की अपेक्षा करके। उपेक्षा करके तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो क्या होगा, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर हम लोग त्रुटियों संबंधी निवारण कर सकते हैं। भाषा में अगर वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं उसको हम सुधार सकते हैं। अगर हम शुद्ध उच्चारण करना सिखा दें, लेखन अभ्यास करा दें, तो त्रुटियां अलग हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती, यानी इसकी उपेक्षाएं नहीं की जा सकती। इसके बिना भाषा सीखी नहीं जा सकती। तो ऐसा कौन सा चीज़ है, तो पहला है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों को भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। तो किसको हम उपेक्षा नहीं कर सकते, तो बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि, यानी वो किस भाषिक पृष्ठभूमि से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसको सिखाया जाना चाहिए, तभी वो सीख पाएगा। वरना उसके जो बेसिक चीज़ हैं, जो पुराने अभ्यास हैं, वो जुड़ नहीं पाएगा और वो नए चीज़ें वो सीख नहीं पाएगा। ओके,
तो वर्णों के दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या वक्तव्य। तो वर्णों का उस समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ण समूह या वर्णमाला भी होता है, लेकिन ऐसे वर्णमाला में वो भी आते हैं जिसके कोई अर्थ नहीं निकलता, शब्द में अर्थ निकलता है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से भी विकसित होती है। यानी परिवेश के साथ साथ अन्य भी चीजें हैं जो आपकी मदद करते हैं विकास में। अंतःक्रिया, सामंजस्य, अलगाव या टकराव। ठीक, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ साथ अंतःक्रिया के माध्यम से भी विकास हो सकता है। हम एक दूसरे से बात करके भी भाषा में विकास कर लेते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? सभी बच्चों में भाषा अर्जित की स्वाभाविक क्षमता होती है। सेकंड है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। तीसरा, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। चौथा है, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। ओके, तो कौन सा उचित कथन उचित नहीं है ये पूछा है। तो मैंने बार बार बताया है कि नियम इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो नियम सिखाए जाते हैं भाषा के लिए, ये उचित नहीं है। भाषा हम अर्जित कर लेते हैं आस पड़ोस या लोगों से बातचीत करते हुए। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी होता है, प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तर पर। तो याद रखिए, प्राथमिक स्तर पर हम अवलोकन करके बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। यानी हम लोग सस्वर पाठन करते हैं, फिर बच्चों को भी बोलते हैं आप भी सस्वर पाठन करो, और अनुकरण करते करते वो क ख ग भी सीख लेता है। ओके, नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? ओके, याद रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर है यानी जूनियर स्कूल के लिए कौन सी ऐसी गतिविधि है जो हिंदी भाषा विकास के लिए सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, विज्ञापन, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। तीसरा है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। चौथा है, सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य कराना। ओके, तो याद रखिएगा, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, इससे भाषा विकास नहीं होता। यानी इसमें सबसे कम भाषा विकास होता है, बाकी में मैक्सिमम होता है। यानी कहानियों का सब जब हम नाट्य रूपांतरण करेंगे तो हम मैक्सिमम भाषा का उपयोग करेंगे, ज़्यादा हम सीखेंगे। विज्ञापन, पोस्टर, साइन बोर्ड, भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करेंगे। ओके, सूचना लिखेंगे, डायरी लेखन लिखेंगे, विज्ञापन लिखेंगे। इन सब में भाषा का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा के बेहतर विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि? तो सबसे अच्छा शिक्षण के विधि है वो है आगमन विधि। नेक्स्ट, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है कहानी, कविता की पंक्तियां देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों का नाम लिखना, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना। तो सर्वाधिक प्रभावी और रोचक और सुद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है कक्षा के प्रिंट संबंधी परिवेश का उपयोग करना। ओके, नेक्स्ट, भाषा स्वयं में एक डैश व्यवस्था है, नियमबद्ध, तार्किक, सरल या जटिल? तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, हम खुद उसको नियमबद्ध तरीके से सीख जाते हैं। नेक्स्ट, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा? ठीक, हिंदी हो या अंग्रेजी, अंग्रेजी विदेशी, मातृभाषा क्षेत्रीय या मातृभाषा हिंदी? ठीक, तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो कोठारी आयोग ने दिया था त्रिभाषा सूत्र, उसके अंतर्गत जो पहली भाषा जो पढ़ाई जाती है वो हमारी होती है मातृभाषा और या क्षेत्रीय भाषा। ओके, यानी मातृभाषा में पढ़ाएं या तो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएं। ओके, नेक्स्ट, निगमन विधि का व्यापक रूप से प्रयोग करना कौन सी विधि है? समय विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि या सूत्र विधि? ओके, तो निगमन विधि का व्यापक रूप से प्रयोग है सूत्र विधि। यानी हम पहले सूत्र देते हैं और फिर बाद बच्चों को हम आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं। मैथ अक्सर निगमन विधि से ही काम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है, नियंत्रित लेखन को, लापरवाही को, अज्ञानता को या स्ववर्तनी को?
ठीक, तो वो स्ववर्तनी को दिखाता है, यानी खुद अपनी वर्तनी बना के वो स्वयं से लिख लेती है। हालांकि ये गलत है, लेकिन वो कर रही होती है क्योंकि ये पहली कक्षा में है, उसको सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। रानी लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है, केवल मैं वाले वाक्य में बोल सकती है। तो सही आंसर है कि लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, इसीलिए वो इतना स्पष्ट जो प्रयोग है वो कर पा रही है। नेक्स्ट है, शिक्षक ने अभ्यास हेतु विद्यार्थियों को पार्क में ले जाकर प्रश्न दिया कि अपने आसपास सुनी अधिकतर ध्वनियों की पहचान कर पुस्तक में लिखें। कक्षा में एक श्रव्य बाधित बच्चा भी है, उसके विचार सुनकर खुद लिखेंगे, सहपाठी की मदद से उत्तर लिखने के लिए कहेंगे, प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करेंगे, उसे इस प्रश्न का उत्तर देने से मना करेंगे। क्या करेंगे? तो प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करेंगे। ओके, यानी उसे भी कुछ भाषा समझने का प्रयास करेंगे, तो वहां पे हम कह देंगे कि भैया आप संकेत समझ के आप लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि भाव लिखना उसके लिए भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रकृति की लेखा जोखा रखना संभव है किससे? पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा से? तो याद रखिए, बच्चे की भाषा समय प्रकृति का लेखा जोखा पोर्टफोलियो से कहता है, ये सीटेट में बहुत बार आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? बौद्धिक शक्तियों के विकास में सहायता, सरल में कठिन की ओर, व्यवहार के स्वरूप प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो बौद्धिक शक्तियों का विकास में सहायता करना, ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है क्या? विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार उनकी भाषाएं सीखनी चाहिए। क्या सही आंसर है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है, इसलिए ज़्यादातर भाषाएं सिखाने का प्रयास किया जाए। ओके, यानी बालक को सृजनात्मक बनाना है, प्रतिभाशाली नहीं। नेक्स्ट है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में अध्ययन करते हैं। सभी विद्यालय में मातृभाषा या घर की भाषा के माध्यम के रूप में है। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करती हैं और बाद में अधिक भाषाओं को जोड़ती हैं। सभी विद्यालय में अभिभावकों की मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होनी चाहिए। क्या सही आंसर है? तो प्रत्येक शिक्षार्थियों को अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करनी है और बाद में अधिक भाषाओं को जोड़ते हुए आगे पढ़ते रहना है। ये राइट आंसर है, 2020 के शिक्षा नीति के अनुसार भी है। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, यह कथन चॉम्स्की से संबंधित है, बहुत ही फेमस साइकोलॉजी में। ओके, जन्म से ही संबंधित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? ओके, तो मुद्रित समृद्ध परिवेश, ध्वनिक, ध्वनि विज्ञान या डिस्लेक्सिया? ठीक, तो कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो ध्वनिक जो है वो शिक्षा की अवधारणा नहीं है, ये एक वाद्य यंत्र यानी म्यूजिक सिस्टम से संबंधित है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।